हेलो व्यूअर्स, नॉलेज वाइब्स पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है मांग की लोच के संबंध में, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। इस वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उनमें से कुछ को लिया गया है। मांग की लोच का मतलब होता है जब किसी वस्तु की कीमत में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, यानी किसी वस्तु की कीमत या तो घट जाए या तो बढ़ जाए, तो कीमत के इस प्रभाव का उसकी मांग पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि कीमत अगर बढ़ती है तो मांग घटती है या बढ़ती है, उस प्रभाव को मापने के लिए हम मांग की लोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मांग की लोच मापने के लिए कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, मांग की लोच को मापने के लिए टोटल कई सारी विधियां होती हैं, जिसमें से टोटल आउटले मेथड की बात यहाँ की जा रही है, जिसका प्रतिपादन किया है प्रोफेसर मार्शल ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोफेसर मार्शल। कुल व्यय विधि जो होती है, इसमें किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के पहले और परिवर्तन होने के बाद जो उपभोक्ता का कुल व्यय होता है उसकी तुलना की जाती है, और उसी के आधार पर जो मांग की लोच है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरे वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को मापते हैं। किसके द्वारा मापा जा सकता है? मांग की आय लोच द्वारा, मांग की आड़े लोच द्वारा, मांग की कीमत लोच द्वारा, या मांग के नियम द्वारा। तो इसका सही आंसर है मांग की आड़े लोच द्वारा। मांग की आड़े लोच द्वारा ही हम किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के बावजूद दूसरी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको माप सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच होती है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या उपरोक्त सभी। देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनको एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सके। तो जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की आड़ी लोच सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि एक वस्तु के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाती है तो दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। इससे जो उपभोक्ता है वो कम पैसे में अधिक संतुष्टि हासिल करने के लिए सस्ती वस्तु को खरीदेगा। तो स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में मांग की आड़ी लोच सदैव धनात्मक होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरक वस्तुओं के संबंध में मांग की आड़ी लोच होती है धनात्मक, ऋणात्मक, बेलोचदार या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो पूरक वस्तुएं होती हैं ये वो वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रयोग में लाई जाएं। जैसे कि अगर पेन आपने ख़रीदा है तो आप उसमें इंक ज़रूर डालेंगे। जैसे कि बटर या ब्रेड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, या फिर कार और पेट्रोल में जो संबंध होता है, ये सारे संबंध पूरक वस्तुओं वाले हैं। तो पूरक वस्तुओं के संबंध में जो मांग की आड़ी लोच होती है वो हमेशा ऋणात्मक होगी। स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में मांग की आड़ी लोच हमेशा धनात्मक और पूरक वस्तुओं के संबंध में हमेशा ऋणात्मक होती है। कारण ये है कि एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी आ जाती है। फलस्वरूप दूसरी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना भी हो तो भी उसकी मांग जो है वो घट जाएगी, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। ये अत्यधिक लोचदार होती है, इकाई लोचदार होती है, पूर्ण रूप से बेलोचदार होती है, ये अत्यधिक बेलोचदार होती है। देखिए, जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी जो डिमांड होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी कीमत में अगर कमी या बढ़ोतरी आए तो मांग पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं जीवन के लिए, उनकी जो मांग की लोच होती है वो हमेशा बेलोचदार होती है, और विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं वो अत्यधिक लोचदार मांग वाली होती हैं, क्योंकि इन वस्तुओं को जीवित रहने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती। इन्हें लोग अपनी विलासिता के लिए, अपने आराम के लिए ख़रीदते हैं। तो जब ये वस्तुएं सस्ती होंगी तो ही इन्हें ख़रीदना पसंद करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है।
देखिए जो मांग की आड़ी लोच है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय प्रोफेसर रॉबर्ट ट्रिफिन को जाता है। हालांकि मांग की आड़ी लोच की व्याख्या प्रोफेसर मूर द्वारा स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन इसको एक वैज्ञानिक रूप देने का जो श्रेय है वो रॉबर्ट ट्रिफिन को जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। कैसी होती है? समान होती है, भिन्न होती है, ढाल पर निर्भर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर जो मांग की लोच है वो अलग अलग होती है, वो एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक मांग वक्र है उसके एक प्रत्येक बिंदु पर जो मांग है और जो कीमत है वो अलग होती हैं, इसलिए इन बिंदुओं पर मांग की लोच भी अलग होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच को मापने के लिए मुख्यतः कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 5 या फिर 4? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4। मांग की लोच को मापने के लिए हम 4 विधियों का प्रयोग करते हैं, जो हैं कुल व्यय विधि, प्रतिशत या अनुपातिक विधि, बिंदु विधि या फिर चाप विधि, जिसे कहते हैं आर्क मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो सिंथेटिक इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मूर, मार्शल, बेनहम या रिकार्डो। जो सिंथेटिक इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक है ये लिखी प्रोफेसर मूर ने। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में आ जाया करते हैं, जहां अलग अलग बुक्स के नाम देकर उनके राइटर्स के नाम को पूछा जाता है। तो जो सिंथेटिक इकोनॉमिक्स है वो लिखी प्रोफेसर मूर ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी दशा में मांग पूर्णतः बेलोचदार होगी, लोचदार होगी या फिर अत्यधिक लोचदार होगी। क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बेलोचदार। जब वस्तु की जो मांग होती है उसमें आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम रहता है तो ऐसी दशा में हम कहते हैं कि जो डिमांड है, जो मांग है वो बेलोचदार है। और ऐसा होता है केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, जिनके हमने जो आपको आंसर हैं वो बताने की और समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।